ये तो हो गई सामान्य लवणता किन किन क्षेत्रों में कम पाई जाएगी, यहाँ कम पाई जाएगी, यहाँ ज़्यादा पाई जाएगी, और ध्रुवीय क्षेत्रों में 20 से 30% लवणता पाई जाएगी। अब ऐसे सागर जो आंशिक रूप से घिरे हुए हैं, देखिए ये तो खुले हुए सागर हैं। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा और साफ बना देती हूँ जिससे हमें चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि हम अभी क्षैतिज लवणता पढ़ रहे हैं। लंबवत लवणता का टॉपिक मैंने 2 भागों में लवणता को बांटा है, क्षैतिज लवणता और लंबवत लवणता। तो क्षैतिज लवणता का अगला टॉपिक समझने के लिए मैं दोबारा से डायग्राम को, जिससे उनमें चीज़ें मेंशन हो जाएं। ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब ले लेते हैं हम अपना अफ्रीका। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। मेडागास्कर, यहाँ श्रीलंका बना देती हूँ, यहाँ सुमात्रा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में इधर ले लेती हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड भी बना है, इधर न्यूजीलैंड है, ठीक है। अब हमें चीज़ें, एक तो हो गए खुले सागर, जैसे मैं आपको फिर से 0 डिग्री वाली लाइन डाल देती हूँ। इंडोनेशिया वाला पार्ट आ जाएगा इधर, ये हमारा अफ्रीका, ये हमारा यूरोप, और ये पूरा इलाका हमारा एशिया आ जाएगा। ये भारत है और यहाँ हमारा चीन आ जाएगा। ये मैं जापान भी बना देती हूँ, ये है जापान, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा प्रशांत महासागर, यहाँ हो गया अंध महासागर, यहाँ हो गया हमारा हिंद। अगेन यहाँ प्रशांत महासागर आ जाएगा, यहाँ आर्कटिक आ जाएगा, ये अंटार्कटिका वाला, ठीक है। ये क्षेत्र हमने मेंशन कर लिए। अब इसमें बात हो रही है कि क्षैतिज रूप में लवणता का कैसे प्रभाव पड़ रहा है। क्षैतिज रूप की बात करें तो मैंने खुले सागर, देखिए इस सागर का जल इससे लिंक हो रहा है, अंध महासागर का हिंद से हो रहा है, तो खुले सागर हैं, सब आपस में संपर्क लिए हुए हैं, तो लवणता को आदान प्रदान करते हैं। और हवाओं के माध्यम से भी, मैंने कहा था लवणताएं धाराओं के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सागर हैं जो कि पूरे तरह से खुले नहीं हुए, कुछ क्षेत्र खुले हुए हैं, जैसे कि मैं इस क्षेत्र की बात करूं, ठीक है। ये जो हमारा सागर है, ये मैं इसमें अलग से इंडिकेट कर रही हूँ, ये सागर है हमारा भूमध्य सागर। अब भूमध्य रेखा के पास में ढूंढिएगा, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो सागर है भूमध्य, ये हमारा है बाल्टिक सागर, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पे एक और कर रही हूँ, बांस जल डमरू मध्य, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पार्ट को जोड़ने का, बांस डमरू मध्य के माध्यम से हो गए। देखिए ये आंशिक रूप से गिरे, इधर स्थल है, इधर स्थल है, लेकिन इधर से अंध महासागर के जल से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये ब्रिटेन वाला हिस्सा यहाँ पे बना दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे जो सागर आएगा ये वाला, ये आ जाता है अपना उत्तरी सागर, ठीक है।
यहाँ पे मैं अगर दोबारा से मेंशन करूँ तो ये आ जाता है हमारा कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। और ये जो मैंने ऐसे इंडिकेट किया, यहाँ पे मैं अगर पानी भरूं तो ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया खाड़ी कह लो, सागर कह लो, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो मैंने पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र, तीन ओर से तो ज़मीन से घिरा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरफ से समुद्री जल से, बड़े महासागर से जुड़ा हुआ है, तो पानी का आदान प्रदान हो रहा होगा। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ नदियाँ आके, जैसे यहाँ टंगानेका झील से नील नदी आके उल्टी बहती है दक्षिण से उत्तर की ओर, नील नदी का पानी आ जाएगा तो कुछ लवणता को क्या कर देगा, कम कर देगा। ऐसे ही बाल्टी सागर में यहाँ से यूरोप से बहने वाली नदियाँ कुछ आके गिरती हैं, तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ लवणता क्या हो जाएगी, कम पाई जाएगी। और तो नहीं, लेकिन कंपैरिजन करेंगे इसकी और इसकी, बड़े सागर के छोटे महासागर, तो इसकी लवणता थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम पाई जाएगी। ऐसे ही बिस्के की खाड़ी में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को देखो मरुस्थल का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे भी तो डार्लिंग और नदी और जो ये नदी आके गिरती है, तो इस क्षेत्र में लवणबाज जल डमरू मध्य के पास लवणता को क्या कर देगी, कम कर देगी। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये चिड़िया जैसी जो आकृति बैठी है, ये है हमारा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। ये मैं एशिया हटा देती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। कैस्पियन सागर क्या है, तो यहाँ पे ये उल्टा वाई जैसा यूराल नदी आके गिरती है, यूराल और वोल्गा नदी। ये है तो खाड़ी, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो इसलिए सागर की उपमा दे दी गई है। लेकिन इसमें नदियाँ आने के अब इधर क्या है, इधर अपना यूरोप है और इधर अपना रूस है, तो मिड में पड़ गया ना, यहाँ भी स्थल, यहाँ पे भी स्थल, इससे कोई बड़ा महासागर भी नहीं जुड़ रहा। तो और इधर क्या आ गया, अरेबिया आ गया, जो अपना दुबई, मस्कट, कुवैत वाला पार्ट है, ये टुकड़ा आ गया। इधर से ये भारत आ गया। अगर हिमालय की बनाए तो हिमालय आ जाएगा, या हिंदू कुश आ जाएगा, पाकिस्तान वाला हिस्सा। तो चारों ओर से स्थल है, बीच में जल है, तो इसका तो किसी बड़े महासागर से लिंक भी नहीं है। अगर लिंक होता तो लवणता कम होती, लेकिन इसके लिए यूराल नदी, वोल्गा नदी आके गिरने के कारण नदी आ गई, मीठा पानी आ गया, इस वजह से इस जगह लवणता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम पाई जाती है। अब कई सागर ऐसे हैं जो, जैसे ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, ऐसे ही विश्व की सर्वाधिक लवणता की बात करें तो यहाँ पे कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा बिंदु, ये है हमारी वॉन झील, जो कि ये हमारे जॉर्डन, ठीक है। विश्व की सबसे अगर लवणीय झील है, इसकी 330% लवणता पाई जाती है। जीके का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है, हमारी वॉन झील है। इसलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा वॉन झील के बारे में। कुल लवणता कितनी है, तो 330% इसकी लवणता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। कहाँ पे है एक्चुअली वॉन झील के, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अगर यहाँ से लिंक करें तो जॉर्डन तुर्की की सीमा पे, टर्की की सीमा, ठीक है, टर्की की सीमा पे आता है। दूसरे नंबर पे जो आती है यहाँ पे, ये है हमारा, यहाँ मेंशन करें, मृत सागर, दूसरे नंबर पे 238% इसकी लवणता है, ठीक है। अगर एक और मेंशन करें, ये कैलिफोर्निया के पास एक यहाँ पे जो अपना रॉकी पर्वत जाता है, ये रॉकी पर्वत जा रहा है, इसके इधर भी देखें तो यहाँ एक आपको डॉट मिलेगा, ये है ग्रेट साल्ट लेक, जो कि कहाँ है, यूएसए में। ये क्या है, इनमें कोई नदी आके नहीं गिर रही है, और इसमें जो पानी है उसमें कंटिन्यू क्या हो रहा है, हवा के माध्यम से, यहाँ अरब के क्षेत्र से हवाएं आएंगी तो लवणीय तत्व लेके आएंगी। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ सहारा का मरुस्थल है, तो यहाँ से हवाएं जाएंगी, लवणीय कण लेके जाएंगी, तो इनमें लवण तो पड़ रहे हैं, और लवण आने के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा, तो लवण की संख्या बढ़ने के कारण ये क्या हो गई है, बहुत ही खारी हो गई हैं। खारी होने के कारण इनका घनत्व भी ज़्यादा है। तो विश्व की सबसे खारी झील आपके कहें तो वॉन झील है, फिर आपका मृत सागर है, और फिर अमेरिका में यूएसए में ग्रेट साल्ट जो लेक है। ये आपको तीनों याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है जीके के अकॉर्डिंग भी, और आपके इसी वजह से मैं आपको मैप के माध्यम से बता रही हूँ जिससे आपको याद रहे,
ठीक है। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है, अब मैंने भूमध्य सागर बताया, लाल सागर या फारस की, जैसे भूमध्य सागर 3 ओर से घिरा हुआ है, ऐसे ही देखिए आपका लाल सागर की बात करें, एक मिनट मैं इसको यहाँ बढ़ा देती हूँ। ये जो क्षेत्र है पतला वाला, ये हमारा आ जाता है लाल सागर। ये भी देखो इधर से इधर से घिरा हुआ है जमीन से, लेकिन यहाँ किससे, अरब सागर से जुड़ जाएगा भारत के पास, और फिर हिंद महासागर से जुड़ जाएगा। तो इस वजह से भी इनके कंपैरिजन यहाँ, अगर मैं वॉन झील से या मृत सागर से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ लवणता क्या पाई जाएगी, थोड़ी कम पाई जाएगी। और इसके अलावा फारस की खाड़ी यहाँ आ जाती है, तो फारस की खाड़ी में भी लवणता, क्योंकि यहाँ कुछ नदी आ जाती है तो फारस की खाड़ी की लवणता अन्य क्षेत्रों से थोड़ी सी कम हो जाती है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहती हूँ ज्योग्राफी तभी समझ में आएगी जब मैप समझ में आएगा, इसलिए कुछ भी याद करें वो मैप के माध्यम से ही याद करें। तो ये जो था वो है हमारा क्षैतिज लवणता का वितरण। अगर हम इसी वितरण को लंबवत रूप में बात करें, महासागरीय जल की लवणता का लंबवत वितरण। अब लंबवत कैसे होगा, लंबा लंबा, इसका मतलब मान लीजिए ये क्या है, हमारा सागर है और ये सागर तल है, सागर तल, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। ये सूर्य है और सूर्य का प्रकाश इस पे आ रहा है, ठीक है, इस सतह पे। तो पानी को जहाँ तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर पाएगा तो जो टेम्परेचर को बदलेगा वो यहाँ तक ही बदलेगा, मतलब लवणता का बढ़ना घटना ऊपर की सतह पे होगा। जैसे जैसे हम गहराई पे जाएंगे, तो पर्टिकुलर एरिया बता देती हूँ, 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर पे, यहाँ मान लीजिए मैं 35, मैंने आपको प्रतिशतता औसतन बताई थी, 35, 34, 33, 32, इधर 36, 37, ये मैं आंकड़े ले रही हूँ। यहाँ तक तो जैसी है परिवर्तन होगा, लेकिन 300 से 1000 मीटर के मध्य बहुत तेजी से लवणता में परिवर्तन होता है, लेकिन ये कहाँ होगा, उच्च अक्षांशों पे, निम्न अक्षांशों पे नहीं होगा। निम्न अक्षांशों पे तो बारिश हो रही है, नदियाँ आ रही हैं, उसके माध्यम से जो है ऊपर है। उच्च अक्षांशों पे क्यों होगा, वही हिम वाला कारण। हिम क्या होती है, पिघल के आएगी, तो ऊपर की लेयर पे ही तो पिघल के पानी आएगा, गहराई में तो नहीं जाएगा। ज़्यादातर गहराई में ताप परिवर्तन नहीं होता, सामान्य ताप रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब ये लेयर जम जाएगी सागर की ही ऊपर, जैसे आर्कटिक महासागर है, ठंड के समय वो ऊपर से जम जाता है, तो उसका टेम्परेचर का नीचे की तरफ ही तो जाएगा, और टेम्परेचर परिवर्तन होगा तो क्या होगा, लवणता भी परिवर्तन होगी, और लवणता परिवर्तन होगी तो हमारा जो लवणता का स्तर है वो गहराई पे जाके परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि लंबवत, ऐसे ही तो लंबवत का मतलब खड़ी, तो मैं ऊपर की सतह से नीचे ही तो आ रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लवणता में तेजी से परिवर्तन, कितने से कितने, 300 से 1000 मीटर, और इसको नापते किससे, हेक्लोलाइन, हेक्लोलाइन से इसको नापा जाता है। तो इसमें आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस नाम से लवणता का अगर मापना किया जाए, तीव्र, इसको हेलोक्लाइन या अगर पर्टिकुलर आपको वर्ड में लिखूं तो मैं यहाँ बाहर लिख रही हूँ क्योंकि छोटा है, हेलोक्लाइन किसके लिए लिया जाता है, लवणता के लिए। तो ये जो परिवर्तन होगा लंबवत, आपको जो गहराई में देखने को मिलेगा, ये आपको उच्च अक्षांशों में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि घनत्व बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब बढ़ना, माइनस का मतलब बढ़ना, तो इसको किससे, पाइनोक्लाइन, पाइनोक्लाइन किसके लिए यूज कर रहे हैं, घनत्व। देखिए लवणता बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा, लवणता कम होगी तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। तो हेलोक्लाइन के साथ साथ पाइनोक्लाइन भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है थर्माक्लाइन। देखिए ये तो हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो क्षेत्र है यहाँ क्या हो रहा है, तापमान में
कमी। मैंने कहा था ना उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश है तो बर्फ आएगी, बर्फ आएगी तो टेम्परेचर पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सतह तो जम गई, तो जब ये सतह जम गई तो इसका कुछ प्रभाव नीचे की सतह में आएगी, तो तापमान में कमी आएगी। इसको नापते हैं थर्मोक्लाइन। आपको ये 3 शब्द भी पता, और 300 से 1000 मीटर, इसका मतलब जो भी परिवर्तन तेजी से होगा वो 300 से 1000 मीटर की जो गहराई में जाके होगा, वहाँ पे परिवर्तन होगा, वहीं पे लवणता चेंज होगी और वहीं पे घनत्व चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह लवणता समान पाई जाएगी, हर जगह अलग अलग परिवर्तन होता है। गहराई का स्तर भी निश्चित नहीं होता, कोई ज़्यादा गहरा समुद्र होता है, कुछ उथले समुद्र होते हैं, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कैसा क्षेत्र है। और ये भी ध्यान रखना है, जल का जो ह्रास होता है, जो कमी होती है, नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं कर पाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पे मैं बार बार आपको मेंशन कर चुकी हूँ, क्योंकि बारिश होती है, बारिश की वजह से स्वच्छ जल आ जाता है, तो ऊपरी परत में तो लवणता, औसत लवणता कम हो जाती है, तकरीबन 34% तक वहीं पाई जाती है। और उच्च अक्षांशों में मैंने हिम के कारण आपको ये कारण बताया था। तो सीधी सी बात है कि ऊंचाई से नीचाई पे, मतलब जो लंबवत वितरण है उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बस विशेष रूप से आपको ये लाइन याद रखनी है। 3 शब्द क्षैतिज वितरण के मैंने आपको कारक दिए हैं। तो आज जो हमारा एक पूरा टॉपिक है महासागरीय जल की लवणता, वो इतना ही है, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा।